नमस्कार, स्वागत है फिर से। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ने चल रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन दो टॉपिक। बिजनेस कॉम्बिनेशन हालांकि पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा, फिर हम कवर करेंगे। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कवर करने चल रहे हैं। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये हमारा जो है टॉपिक है। और जो भी लोग वीडियो बहुत जल्दी हरी में स्किप कर देते हैं उनके लिए जो है 2 मिनट का मौन। सीधे हम शुरू करते हैं। तो कोऑपरेटिव जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोऑपरेटिव हम क्या है। हम बिजनेस फॉर्म्स पढ़ रहे थे, उसमें कोऑपरेटिव के बारे में कहा गया है। कोऑपरेटिव दो शब्द से हमारा बना है, को और ऑपरेट, ठीक है, सहयोग करना। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसके बाद डिस्कशन करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कोऑपरेशन मतलब ये क्या है, हर्बर्ट कॉलवेस्ट के हिसाब से इन्होंने कहा है कि cooperation is a form of organization wherein person voluntarily associate together as human being on the basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves। यानी ये कह रहे हैं कि वॉलंटरली जो है अधिक लोग जो है आपस में एक जगह एकत्रित होते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन एक संगठन के तौर पे वो संगठित होते हैं। और मेन जो उनका उद्देश्य होता है वो अपना एक इकोनॉमिक जो है बेनिफिट उनका उद्देश्य होता है। लोग कहेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ये बिजनेस फॉर्म में क्या होता है, प्रॉफिट क्यों है। तो कोऑपरेटिव संगठन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए काम भले करे ना करे, यानी जो सरप्लस आता है वो सब चीजें खैर अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग उससे जुड़ रहे हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, वो सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो उनका मेन उद्देश्य जो है वो आपस में क्या है, प्रॉफिट अर्न करने का है उसके जरिए। कुछ एग्जांपल्स भी हम लेंगे, फेमस एग्जांपल्स भी, तो और चीजें क्लियर होंगी। तो इसका मतलब जब कई लोग आपस में आते हैं और किसी वजह से कई समस्याएं हो सकती हैं कि अकेले अगर आदमी वहां पे काम करे तो सफल नहीं होगा, तो ऐसे केस में उनको ये समझ में आता है कि ये ग्रुप एक्टिविटी हम करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे आप देखते हो कि कई बार लोग धरने पे जाते हैं, स्टूडेंट लोग धरने पे बैठते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं धरना वगैरह देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर अकेले जाएंगे तो उस चीज का सोल्यूशन नहीं मिलना है। इंटरेस्ट सबका कॉमन है, जब सबका कॉमन इंटरेस्ट है तो सब एक जगह जो है यूनाइट होते हैं और अपनी बात को रखते हैं, जिससे कि वजन बढ़ता है। ठीक उसी हिसाब से हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जो कि हमने बात कर ली। और हमारे पास क्या है, एक जो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, उसके हिसाब से भी एक डेफिनेशन है जिसको हम देख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन कहती है, अ सोसाइटी which has its objectives the promotion of economic interest of its member in accordance with cooperative principle। यानी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से जो अपने मेंबर्स का जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो प्रमोट करे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया तो इकोनॉमिक वर्ड, इकोनॉमिक बेनिफिट, प्रॉफिट मोटिव, ये चीजें आती हैं, वहां पे बिजनेस होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो कोऑपरेटिव फॉर्म हमारा क्लियर है। कोऑपरेटिव फॉर्म का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने अमूल के बारे में देखा है, तो अमूल का आप देखोगे कि 1948 में जब मिल्क पॉस्चराइजेशन का हमारे पास मिला टेक्निक, तो उसके बाद ये पॉसिबल हो गया कि मिल्क को स्टोर करके बेचा जाए। तो अमूल का आप देखोगे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है जो काम करना शुरू की। और हम देख पाते हैं कि अमूल आज की डेट में काफी बड़ा ब्रांड बन चुका है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरीके से काम करना शुरू किया, तो अलग अलग लोग जुड़े। और जो भी लोग अमूल को अपना दूध दे रहे हैं, बेच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट की वजह से ही बेच रहे हैं। तो उसी तरीके से आप देखो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी काम करती है। इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम चूंकि इसको शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं तो शॉर्ट में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वॉलंटरी मेंबरशिप। यानी यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता है। जिसको लगता है कि हाँ आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है, हमारा फायदा है, तो वो आदमी आके इसको ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव अपना सोसाइटी को। यानी किसी को फोर्स नहीं किया गया, कोई बाध्यता नहीं है, जिसकी इच्छा है स्वेच्छा से लोग जुड़ सकते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट आया है, तो वैसे भी हम बिजनेस के केस में देखते हैं कि बिजनेस पॉलिटिकल और रिलीजियस तौर पे क्या है, न्यूट्रल होता है। वो अपना एक बिजनेस हर जगह हम करते हैं, हर तरीके के लोगों से करते हैं, उसमें कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। बिजनेस एक टोटली अलग चीज है। तो सेम चीज है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हमारा, ये पॉलिटिकल रिलीजियस तौर पे न्यूट्रल होता है। तीसरा पॉइंट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हमारा जो है कि यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे अलग अलग लोग आ रहे हैं, और जब अलग अलग लोग आ रहे हैं तो उन सबका जो हित है वो कैसे चलेगा। तो उन सबके हित को अच्छे तरीके से रखने के लिए, उनको जो है अच्छे फायदे में रखने के लिए
हम क्या करेंगे कि जो भी पूरा मैनेजमेंट होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या होता है कि लोकतांत्रिक ढंग से, यानी सबकी बात सुनी जाए और सबका हित सोचा जाए और सबका जो हित है वो ध्यान में रख के निर्णय लिया जाए। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक आदमी पावरफुल है तो उसके लिए डिसीजन होगा, अगला आदमी पावरफुल है तो उसके लिए होगा, अगर कोई गरीब है कोई कमजोर है तो उसके लिए नहीं होगा। तो ये सारी चीजें कोऑपरेटिव में हमारी नहीं चलती हैं यहाँ पे, बल्कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होगा। और ये डेमोक्रेसी हम इससे भी समझ सकते हैं कि वन मैन वन वोट, इसका जो अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यानी जो हमारा यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हमारा ये चल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारा पूरा काम, इसमें जो मैनेजमेंट होगा, जो भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है, या आप मान के चलो वोटिंग का काम होगा, तो उसमें जो भी वोटिंग होगी उसमें एक आदमी को एक ही वोट मिलेंगे। एक वोट मिलने का मतलब कि यानी हर आदमी, जो भी जितने भी लोग जुड़े हैं वो सिर्फ एक वोट ही डाल सकते हैं। तो आप अपनी करंट डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को देखोगे तो इंडियन डेमोक्रेसी में भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे गांव का गरीब आदमी हो, सबके पास एक ही वोट डालने का क्या है, अधिकार है। यानी चाहे पावरफुल हो चाहे कमजोर हो, सब समान है। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे भी लगता है। तो जो हमने बात की डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, वो यहाँ पे प्रूव भी हो जा रहा है। खैर मैनेजमेंट की बात है, वही चीज आगे। फिर सर्विस मोटिव, पांचवा जो पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म हुई हैं, देखो इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही बल्कि पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही। तो पूरी की पूरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या है, सर्विस मोटिव के लिए है, यानी लोगों की सेवा के लिए आई है कि सबका फायदा हो। तो जब सबका फायदा, यानी अपना फायदा छोड़ के हम बाकी सबके तरफ बढ़ने चलते हैं, नहीं नहीं सबका फायदा हो जाए, तो सर्विस मोटिव वहां पे आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे उद्देश्य है वो है मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कराना। फिर छठा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। तो अगर जो भी कोऑपरेटिव है, अगर कोऑपरेटिव लोगों से जो है चीजें ले रही है और उसको बेच रही है, तो जो भी यहाँ पे सरप्लस होगा, कोऑपरेटिव के लिए सरप्लस बोला जा रहा है, इंडिविजुअल पर्संस के लिए नहीं बोला जा रहा है। चूंकि वो कोऑपरेटिव को जब सामान देंगे तो पहले से ही प्रॉफिट पे देंगे, अपना प्रॉफिट तो कर चुके होंगे। लेकिन अगर ये जो कोऑपरेटिव की बात की जाती है, तो कोऑपरेटिव के पास अगर जो भी पूरे ट्रांजैक्शंस और इन सब चीजों को मैनेज करने में उसके पास जो भी सरप्लस आता है, तो वो सरप्लस में हमारे पास क्या है कि कुछ तो हम कैपिटल के रूप में, कुछ हम डिविडेंड ऑन कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, जो कि 9% से एक्स्ट्रा, मतलब 9% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम 10% जो है रिजर्व के तौर पे हम रख सकते हैं कि जो भी सोसाइटी होगी उसके सामान्य वेलफेयर के लिए, जैसे सामान्य वेलफेयर हो गया कि उनकी भलाई के लिए जो हम काम कर सकें, जो सरप्लस आया है किसी भी तरीके से भलाई हो सकती है, चाहे हम स्कूल बनवा सकते हैं, बाकी सारी चीजें बनवा सकते हैं, चिकित्सा की सुविधाएं, जो भी सुविधाएं हैं, तो इस तरीके का यानी सरप्लस जो भी हम यहाँ पे अर्न करेगी सोसाइटी, यानी सोसाइटी कौन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होगा, इसके जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर क्या है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या उन्हीं के ऊपर खर्च होगा, कहीं फालतू जगह ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है कि कैश ट्रेडिंग। तो जो कोऑपरेटिव का मेन हमारा पॉइंट रहता है, मेन फोकस रहता है, वो कैश ट्रेडिंग रहता है, क्योंकि ये कई लोग इन्वॉल्व होते हैं और हम इसमें क्रेडिट सेल्स पे नहीं भागना चाहते हैं क्योंकि पैसा फंस सकता है। तो यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं कैश ट्रेडिंग ही करते हैं। लोगों से हमने सामान परचेज किया, यानी मेंबर लोग यहाँ पे मेंबर है, मेंबर से हमने सामान परचेज किया तो हमने उनको तुरंत कैश पेमेंट कर दी, और फिर हमने सामान बेचा तो हमने भी कैश पे सामान बेचा और कैश हमारे पास जो है आ गए हैं। यानी हम कैश में ट्रेडिंग करते हैं जिससे कि हमारा जो पैसा है वो कहीं डूबे ना और लोगों को नुकसान ना हो। लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे, वो भी आप देखिए लिमिटेड है। तो अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस पे, कि जो कैपिटल पे डिविडेंड देना है वो मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, 9% ही दे सकते हैं। तो यानी जो है ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया तो उसको बहुत ज्यादा डिविडेंड जाने लगा, तो ये सारी चीजें जो है नहीं होंगी यहाँ पे। अब इसके बाद हम आगे जब पॉइंट देख लेते हैं तो आगे हम देखेंगे हमको मिलेगा कि स्टेट कंट्रोल। तो यानी ये है कि ये पूरी तरीके से फ्री नहीं है। अभी हमने देखा भी था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट जो है 1912 भी है, और बाकी जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार है, उनकी जो नीतियां होंगी, जो नियम कानून होंगे, जो भी एक्ट होंगे, उनके हिसाब से ही काम करती हैं, अपने हिसाब से काम ये नहीं कर सकती, यानी मनमानी ढंग से काम नहीं करेंगे। इनके ऊपर भी कुछ नियम कानून है जिससे जो है लोगों का अहित नहीं हो सकता। फिर है कि कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं कि जो भी एजुकेशन या ट्रेनिंग की जरूरत होती है इनके मेंबर्स को वो प्रोवाइड कराती हैं। मान के चलिए कि जैसे अगर अमूल की हम बात करते हैं
तो अमूल अपने मेंबर्स से जो है दूध लेता है और फिर जो है उसको अपना प्रोसेस करके जो भी करता है आगे। तो इस केस में हम देखेंगे कि जब अमूल की हम बात कर रहे हैं तो आप देखो कि उसको लग सकता है, अमूल को लग सकता है कि हम जहाँ से दूध लेके आ रहे हैं वहां पे थोड़ा अनहाइजीनिक है या कुछ ऐसा चीज हो सकता है जिससे कि जो पूरा प्रोसेस है और बढ़िया हो जाए। तो वो क्या करेंगे, लोगों को पकड़ के ट्रेन करेंगे कि भाई साहब आप इस हिसाब से गाय को खिलाया करो, इस हिसाब से देखभाल करा करो, तो जो और भी प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब ये सारी बातें हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो है टाइप्स क्या हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। तो अलग अलग जो टाइप्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उसमें कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव है, प्रोड्यूसर्स है, मार्केटिंग है, हाउसिंग है, और क्रेडिट कोऑपरेटिव्स और फार्मिंग सोसाइटीज के हैं। कुल मिला जुला के हमारे पास 6 कोऑपरेटिव्स के टाइप्स हैं, जिसको अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं जिसके बारे में। तो लाइन से अब शुरू कर लेते हैं कोऑपरेटिव्स को। तो जो सबसे पहला है हमारा वो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव है। तो कंज्यूमर्स जो कोऑपरेटिव है बेसिकली इसमें होता ये है कि कई बार क्या होता है कि मिडिल क्लास पीपल या जो गरीब लोग होते हैं उनको कुछ चीज़ें परचेज करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि उनकी जो सप्लाई है वो काफ़ी कम हो, जिस वजह से लोगों को बहुत महंगी मिल रही हो। तो ऐसे केस में क्या होते हैं कि कोऑपरेटिव फॉर्म होती हैं जो चीज़ों को बल्क में परचेज कर लेती हैं और उसकी जो कॉस्ट होती है उसको मिडिल मैन का पूरा खर्चा हटा के वो जब बेचना शुरू कर देते हैं तो मेंबर्स को जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड प्राइस पे मिल जाता है। तो ये एक इनका कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव का फॉर्म है। और दूसरा प्रोड्यूसर्स है। तो प्रोड्यूसर्स में हमारे पास बेसिकली 2 टाइप हैं, प्रोडक्शन का और इंडस्ट्रियल का। तो अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में, उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करना। तो अब वो हेल्प क्या है, तो देखिए प्रोडक्शन में क्या है कि पहली बात तो हम ये कर सकते हैं कि एक किसी कॉमन प्लेस पे जितने भी अलग अलग मेंबर्स हैं, हो सकता है कि अलग अलग जगह प्रोडक्शन कर रहा है, तो उनको एक जगह पे लाना कि जिससे जो है वो एक कॉमन जगह पे प्रोडक्शन कर पाए और बाकी प्रोडक्शन में आसानी हो जाए। या तो सोसाइटी ये कर सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, की वो खुद जो है लोगों को प्रोडक्शन के लिए जो है एक कॉमन प्लेस प्रोवाइड करा दे और लोगों को वहाँ एज अ हम कह सकते हैं कि वर्कर काम करने का मौका दे। इसका आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि मान के चलो कि किसी गांव में 10-15 महिलाएं हैं, वो अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं। तो अभी तक वो अलग अलग काम कर रही थी, लेकिन जिस दिन कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई तो उनको क्या किया गया, अगर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बात करते हैं प्रोडक्शन में, तो उनको एक कॉमन प्लेस दिया गया और वहां पे जितने भी मेंबर्स थे उनको कहा गया कि आप अपने घर पे बनाने की जगह पे एक कॉमन प्लेस पे आओ, बनाओ, और एक कॉमन प्लेस पे बनाने के बाद यहाँ से आपका जो पूरा सामान है वो बेचा जाएगा। तो यानी हमने क्या किया कि उनको एक कॉमन प्लेस प्रोवाइड किया जहाँ पे प्रोडक्शन हमने पॉसिबल कराया। फिर दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, जैसे रॉ मटेरियल हमको चाहिए होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज से, तो अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है कि बल्क में परचेज कर लेती हैं और जो रॉ मटेरियल है वो लोगों को आसानी से उपलब्ध करा देती हैं, बहुत इजीली ही अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको किसी न किसी तरीके से प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स को शार्ट आउट करती हैं। तो ये दोनों हमने प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल पढ़ लिया। फिर मार्केटिंग हमारा कोऑपरेटिव्स है। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव बेसिकली एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स है, और ये इसलिए होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव की प्रोड्यूसर्स साथ में आते हैं जिससे कि वो अपने जो प्रोडक्ट है ना उसको बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस पे आसानी से बेच पाएं और मिडिल मैन को जो है वो हटा पाएं। तो अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भैया जैसे अभी आपको मिडिल मैन पे डिपेंड हो तो आपका हो सकता है कि कॉस्ट ज्यादा हो जाए, प्रोडक्ट ना बिके या और कई समस्याएं मिडिल मैन को मैनेज करने में। पर अगर ये सोसाइटी बनती है मार्केटिंग की तो एक कॉमन प्लेस हो गए, वहां पे सामान आ गए और अब जो है बेचने का काम सिर्फ एक आदमी के पास है, आप बाकी झंझट से क्या है मुक्त हो गए, आपने अपने सामान पहुंचाया और बाकी उस सामान को जो है बेचने का काम आगे क्या हो गया, सोसाइटी का हो गया, वो अपना मैनेज करेगी। फिर हाउसिंग कोऑपरेटिव है। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव में 2 तरीके का काम होता है कि ये कोऑपरेटिव एक तो ये करती हैं कि लोगों को बहुत कम कीमत पे घर बना के दे देती हैं। तो जो बहुत कम कीमत पे जब घर बना के दे देती हैं तो ये ठीक है, एक हिसाब से बेनिफिट हो गया कि चलो जहाँ पे 5,000 का किराया लगना था 500 ही लग रहा है। लेकिन इसमें जो बेसिक चीज है वो ये है कि इसका आप कह सकते हो शॉर्टकमिंग ये है कि अभी भी लोगों के पास क्या है, घर नहीं है, तो जो घर की डिमांड है वो एक्चुअली पूरी नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ये होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो जमीन परचेज करके दे देती हैं या जो है जमीन को लीज पे दे देती हैं काफी लंबे टाइम के लिए, और लोगों को जनरली जमीन ही दी जाती है और उसके बाद लोगों को जो है घर बनवाने के लिए पैसा कहीं ना कहीं दिया जाता है
कि पैसा देती नहीं है, मतलब उनके लिए पैसा अरेंज कराती है। यानी इसने क्या किया, जमीन फ्री में दे दिया या जमीन को बहुत कम रेट पे दे दिया, और उसके बाद जो है लोगों को घर बनवाने के लिए लोन चाहिए होगा, क्योंकि पहले से लोग कमजोर हैं, तो लोग कमजोर हैं तो उनको लोन चाहिए होगा, तो उसको कहीं ना कहीं से अरेंज कराना। फिर हमारे पास क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में से हमारा रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं और अर्बन, मतलब जहाँ पे लोगों को क्या चाहिए होता है, जैसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, अगर गरीब हैं लोग, पैसा नहीं है, तो गांव में भी चाहिए होगा, शहर में भी भाई गरीब हर जगह हो सकते हैं। तो ये बेसिकली जो रूरल हमारा है, इसमें 10 मेंबर्स से जो है शुरुआत की जा सकती है, और इसमें लोगों को जो है पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें कई बार ये भी होता है कि मेंबर्स आपस में जो भी सेविंग्स है उसको लाते हैं और एक जगह रखते हैं, और फिर जिसको जरूरत होती है उसमें से पैसा मिल जाता है, या किसी न किसी तरीके से जो है वो जो फंड है वो मैनेज करने का, प्रोवाइड कराने का काम यहाँ पे किया जाता है। फिर लास्ट हमारा कोऑपरेटिव ऑफ फार्मिंग सोसाइटीज है। तो फार्मिंग सोसाइटीज का जो कोऑपरेटिव है, बेसिकली फार्मर्स का जो है वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, जहाँ पे ये कई तरीके की चीज की क्या नई टेक्निक है जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और जो वर्तमान समय में समस्याएं हैं कीटनाशकों की हैं या किसी और अन्य तरीके से फसल को नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, सिंचाई की समस्याएं, जो भी समस्याएं खेती से हैं कि फसल को कैसे बेचना है, ये सारी चीजों का जो समाधान है ये अपने अपने मतलब जरूरत के हिसाब से सोसाइटीज बन सकती हैं, और वहां पे जो है ये चीजें सॉर्ट की जाती हैं, कि सॉर्ट आउट की जाती हैं कि नहीं नहीं ये काम हमारा ऐसे हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ कोऑपरेटिव्स का मूल्यांकन किया जाए। तो हमने देख लिया कि ओपन मेंबरशिप हमने पढ़ी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इस सबके लिए जो मेंबरशिप ओपन होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, जेंडर, कुछ भी, तो आप आ सकते हो। उसके अलावा सर्विस मोटो होता है, यानी सर्विस मोटो का मतलब कि सेवा ही यहाँ का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट्स, यानी जो सामान वगैरह की सप्लाई होती है, लोगों को मिलते हैं, वो कम कीमत में मिल जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं फायदा होता है। और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट भी डिस्कस किया जा चुका है। और उसके अलावा सरप्लस को मेंबर्स जो है शेयर कर लेते हैं, और इस तरीके के कुछ इसके इवेल्युएशन हो गए। अब इसकी कुछ समस्याएं हैं, तो कुछ समस्याएं ये हैं कि जैसे पहला इसका जो हमारा लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ कैपिटल। तो सीधी सी बात है कि कोई बड़ा बिजनेस इसको नहीं रन कराता है, लोग ही आपस में मिलते हैं, तो कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है। डिपेंड ये करता है कि मेंबर्स जो आ रहे हैं वो कितने सक्षम हैं, या जो बिजनेस मॉडल है वो कितना सक्षम है प्रॉफिट जनरेट करने का। तो इस वजह से हमारा जो है क्या है, यहाँ पे कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है। फिर कई बार मेंबर्स के बीच में यूनिटी नहीं होती है, क्योंकि लोग पर्सनल बेनिफिट पे ज्यादा भागने लगते हैं और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाता है, तो जिस वजह से यूनिटी जो मेंबर्स के बीच में है उसकी कमी देखी जा सकती है। कैश ट्रेडिंग की हमने बात की, वो फीचर तो है ही, लेकिन कई बार हम ऐसी मार्केट जहाँ पे हम क्रेडिट सेल्स करके एक्सप्लोर कर सकते थे, यानी हमारी जो मार्केट रेंज है वो वाइडर हो सकती थी, वो इसकी वजह से क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि अब हम कई सोसाइटीज, कई ऐसे लोग जो क्रेडिट पे परचेज करते हैं, उनके तक हम अपनी पहुंच नहीं बना पाएंगे, तो इस वजह से हमारी कहीं ना कहीं मार्केट रिड्यूस हो जाती है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेयर, तो हमने कहा था कि पॉलिटिक्स इसमें न्यूट्रल होती है, लेकिन चूंकि लोग ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर मान के चलिए कि सोसाइटी में लोग बने और कोई एक आदमी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल विचारधारा को रिप्रेजेंट करने लगा, या मान के चलते हैं कि जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नहीं करती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाहर भी जो हमारा समाज जहां हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहां अगर किसी का इन्फ्लुएंस है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीजों को जो है लाके यहाँ पे कर सकता है। अब ये हमारा जो चैप्टर है हमारा बेसिकली बिजनेस का, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और जो अब हम अगला अपना पॉइंट पढ़ने चल रहे हैं वो हमारा है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम देख लेते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है कि जब दो से ज्यादा बिजनेस आपस में क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। दो या दो से ज्यादा बिजनेस, मान के चलिए ये एक बिजनेस हाउस है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, और ये है एक्स वाई जेड लिमिटेड। क्या है, एक्स वाई जेड लिमिटेड। और ये अलग अलग काम कर रहे थे, ये अलग एंटिटी, ये अलग एंटिटी है, और ड्यू टू एनी रीजंस, कई सारे कारण हो सकते हैं, इस जिसकी वजह से ये लोग जो है कंबाइन हो गए, यानी अब ये और ये कंबाइन हो गए और ये अब साथ में आ गए। ठीक, तो जब ये साथ में आ गए तो ये हमारा क्या हुआ, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया। अब सीधी सी बात है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा तो फायदे की वजह से ही होगा, नुकसान की वजह से नहीं होगा। अब देखो इसमें कुछ डिफिनीशंस हैं, कुछ चीजें कही जा रही हैं, और इन सारी चीजों को हम शॉर्ट में छोड़ के चलें
तो एकदम सीधे सरल शब्दों में कहा जाए कि बिजनेस जब दो या दो से, मैंने बताया कि दो या दो से अधिक बिजनेस, क्योंकि कम्बिनेशन के लिए जैसे पार्टनरशिप के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, कम्बिनेशन के लिए भी एटलीस्ट दो बिजनेस चाहिए होंगे। तो जब दो या दो से अधिक बिजनेस जो है किसी भी वजह से, और ज्यादातर कोई ना कोई फायदा होगा, वो फायदा क्या है, स्ट्रेटेजिक फायदा है या किस तरीके का फायदा है, वो बिजनेस जाने। तो किसी फायदे की वजह से बिजनेस जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, यानी साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसे बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। हैनी जी का जो है इसमें डेफिनेशन जो दिया गया है, वो कहते हैं कि टू कंबाइन इज टू बिकम वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ होल। तो क्या कह रहे हैं, टू कंबाइन इज टू बिकम वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ होल, होल का एक पार्ट बना। एंड कम्बिनेशन इज मियरली अ यूनियन ऑफ पर्संस टू मेक होल और ग्रुप फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सम कॉमन पर्पस। तो वही मैंने बताया कि कॉमन पर्पस दोनों का जैसे हो सकता है कि हम मार्केट के लीडर बन जाएंगे, या ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, या कंपटीशन को एलिमिनेट करेंगे, ये सारी चीजें जो भी इनका हो सकता है। अब जैसे वोडाफोन आइडिया का आप देखो, तो वोडाफोन और आइडिया जो है आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। अब उनका क्या था, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट था उनको, उनको अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी थी, मार्केट में सर्वाइव करना था। अदरवाइज जो है एयरसेल और यूनिनॉर की तरह वो भी जो है बाहर हो जाती, तो इसलिए जो है वो दोनों कंबाइन हो गए। तो वो उनका अपना जो है कुछ ना कुछ फायदा होता है, जिस वजह से बिजनेस कंबाइन होते हैं। अब कॉजेज क्या है, वो कारण क्या क्या है, उन कारणों को हम देख लेते हैं। तो पहला एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन एंड प्राइस वार। तो सीधी सी बात है कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा होगा, और प्राइस वार है बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा कंपटीटर होंगे आपको उनके हिसाब से प्राइस को मैनेज करना पड़ेगा, और कस्टमर को आप अपने पास बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जो है प्राइसिंग कम करोगे, जिससे कि कस्टमर बने। तो अगर आप कंबाइन हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन की वजह से जो कंपटीशन है वो कम हो गया, और आप जो है अब प्राइसिंग को और बढ़ा सकते हो, या उतने ही रख के अपनी कॉस्ट कम होने की वजह से ज्यादा मार्जिन बना सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमारा जो हमने पढ़ा कि हमारा एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन एंड प्राइस वार से फायदा होता है, वो कारण है। दूसरा है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। तो देखो भैया, जब दो बिजनेस यूनिट अगर आपस में मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है वो बड़े लेवल पे होगा, और बड़े लेवल पे अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमने पढ़ा था कि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, यानी बड़े स्तर पे उत्पादन होने की वजह से जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है बल्क में प्रोडक्शन की वजह से, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड साइकिल। तो देखो, ट्रेड साइकिल का ये हो गया कि कभी कभी जो है अर्थव्यवस्था चढ़ाव पे होती है, फिर उतार पे होती है, यानी बूम रिसेशन का जो है हमारा काम चलता रहता है। लेकिन जब आप कंबाइन रहते हो, तो आप जो है इफेक्ट्स जो होते हैं ट्रेड साइकिल के, वो काफी कम हो जाते हैं। फिर हमारे पास और भी चीजें हैं कि जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो जाती है, कि अगर दो बिजनेस आपस में मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी साथ में आ जाती है, जिस वजह से हमारा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने की वजह से हम ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। मान के चलो कि एक फर्म है, उसके पास एक बिजनेस है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, दूसरे के पास जो है मार्केट रीच अच्छी है। तो अब दोनों कंबाइन होना चाहेंगे, क्योंकि दोनों को फायदा मिल जाएगा। एक को जब टेक्नोलॉजी का फायदा मिल जाएगा, तो टेक्नोलॉजी की वजह से उसका प्रोडक्ट यूनिक, या आप कह सकते हो कि काफी डिजायरेबल होगा लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो करंट टाइम में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसकी। तो जब ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो एक अकेला बिजनेस जो है उतना नहीं मैनेज कर पाएगा। लेकिन कई बिजनेस अगर होंगे आपस में, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को मैनेज कर लेंगे। जैसे एक से ज्यादा दो आदमी पैसा लगा सकते हैं, ठीक उसी हिसाब से एक से ज्यादा दो बिजनेस अगर साथ आ गए और एक हो गए, तो उनकी कैपिटल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं कि टैरिफ वगैरह को कम करने के लिए डिजायरेबल मोनोपोली पावर, मोनोपोली की कंडीशन में आ जाएंगे। क्योंकि मान के चलो कि अगर मार्केट में दो ही कंपटीटर हैं और साथ आ गए, तो अब कोई कंपटीटर बचा ही नहीं, और जब कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो उसका मतलब आप मोनोपोली की कंडीशन में हो। तो मोनोपोली की कंडीशन जो है कंज्यूमर के लिए डिजायरेबल नहीं होती है, लेकिन बिजनेस के लिए हमेशा डिजायरेबल होती है, क्योंकि बिजनेस हमेशा एक पावरफुल सिचुएशन में रहना चाहता है। तो ये वहां पे इसका ये भी कारण है। और उसके बाद कई और सारी चीजें हैं कि पर्सनल एम्बिशन और बहुत सारे लॉ होते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं लोगों को कंबाइन होना पड़ता है कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। आपको जो भी चीजें समझ में आती है, आप बता सकते हो कि हाँ इस वजह से है। आप एक लॉजिक सोचो, जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हो सिर्फ उतने पॉइंट है, बुक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकता है। बुक लिखने वाला भी इंसान है, और आप जो सुन रहे हो आप भी एक इंसान हो। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर भी अपनी क्षमता है, जरूरी नहीं है कि किताब की चीजें ही सिर्फ सही हो। अब है टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हॉरिजेंटल है, वर्टिकल होगा, और हॉरिजेंटल, वर्टिकल, सर्कुलर, और हमारे पास लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन है।
तो ये जो कॉम्बिनेशंस के टाइप हैं और ये पूरा पॉइंट है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और जिसके बाद जो है हमारे पास मात्र 2 वीडियो का टाइम और बचेगा, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये सीरीज आपने देख ली है, ये सीरीज जो है उनके लिए है जो शॉर्ट टाइम में पढ़ना चाहते हैं, एक रिवीजन के तौर पे, बिगिनर्स के लिए नहीं है जिनको पूरी डिटेल स्टडी चाहिए होगी। तो अगर ये पसंद आता है तो ठीक है, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।